कभी कभी दुनिया में ऐसी घटना भी घट जाती है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोर ऑफ वॉइस में। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी रहस्यमय कहानी जो सच में एक दिल दहला देने वाली कहानियों में से एक है। ये कहानी है MH370 की, जो मार्च 2014 में कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना होने के बाद 239 यात्रियों के साथ 33,000 फीट पर हवा में कहीं गायब हो गया, जिसका आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। कोई कहता है कि इसे समुंदर निगल गया और कोई कहता है इसे आसमान खा गया। सवाल तो अनेक हैं, लेकिन जवाब कोई भी नहीं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर फ्लाइट MH370 कहाँ गायब हो गया। MH370 ये विमान 8 मार्च 2014 12:41 पर कुआलालंपुर एयरपोर्ट से चीन की राजधानी बीजिंग के लिए टेक ऑफ करता है। इस विमान में टोटल 239 लोग हैं, जिसमें 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर हैं। 27 साल के फारिक अहमद इस फ्लाइट के को पायलट हैं और इन्हें 7 साल फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस है। ये उनकी आखिरी ट्रेनिंग फ़्लाइट थी। इसके बाद वे बनने वाले थे एक फुली सर्टिफाइड पायलट, और उनके साथ मौजूद थे 53 साल के पायलट इन कमांड जाहिरी अहमद शाह। इन्हें 33 साल फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था और इन्हें मलेशियन एयरलाइंस में सबसे सीनियर कैप्टन में से भी गिना जाता है। प्लेन को 6 घंटे का सफ़र तय करते हुए सुबह 6:30 पर चीन की राजधानी बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचना है। रात के 1:08 पर यह फ़्लाइट मलेशियन कोस्टलाइन को पार करते हुए साउथ चाइना सी के ऊपर पहुंच जाती है। ये फ़्लाइट ज़मीन से 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही होती है और फ्लाइट अभी भी कुआलालंपुर ATC के संपर्क में होती है। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है और रात के 1:19 पर यह फ़्लाइट वियतनाम के एयर स्पेस में प्रवेश करती है और अब ये फ़्लाइट वियतनाम के हो ची मिन्ह ATC के संपर्क में आ जाती है। प्लेन को टेक ऑफ किए अब 38 मिनट हो चुके थे और फ्लाइट के कैप्टन कुआलालंपुर ATC के साथ आखिरी बात करके गुड नाइट मलेशियन 370 बोलकर आगे बढ़ते हैं। Malaysian 370, Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. ये उस फ्लाइट से आने वाले आखिरी शब्द थे। हो ची मिन्ह एयर स्पेस में आने के 2 मिनट बाद ही ये फ़्लाइट कुआलालंपुर ATC रडार से गायब हो जाती है। कुआलालंपुर ATC के लिए तो ये एक नॉर्मल बात थी, क्योंकि ये फ़्लाइट उनसे बहुत दूर वियतनाम एयर स्पेस के अंदर पहुंच चुकी थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि फ़्लाइट MH370 हो ची मिन्ह ATC के रडार से भी गायब हो जाती है। रात के 1:38 पर लंपुर ATC के पास हो ची मिन्ह की तरफ से कॉल आती है। इस कॉल में वो ये पूछते हैं कि शेड्यूल की हुई फ़्लाइट MH370 उधर से निकल चुकी है। अगर हाँ, तो अब तक उसने हमारे साथ कनेक्शन क्यों नहीं बनाया है। लंपुर ATC की तरफ से जवाब दिया गया कि शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ऐसे हुआ होगा, नहीं तो अब तक कनेक्शन बन जाता है। और लंपुर ATC बेफिक्र सी होकर रह जाती है। इधर हो ची मिन्ह ATC बार बार इस फ्लाइट से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। किसी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये फ़्लाइट MH370 कहाँ गायब हो गई। फ़्लाइट को उड़े हुए अब 1 घंटे से भी ज़्यादा समय होने वाला था, लेकिन उसने अभी तक अगले रडार से कनेक्शन नहीं बनाया था। अब तक तो हाहाकार मच जाना चाहिए था, लेकिन लंपुर ATC में शांति थी। क्या ये आने वाले तूफान की पहले की शांति थी? खैर, कुछ 20-25 मिनट बीते और लंपुर ATC के पास फिर से फ़ोन आने लगे। इस बार संपर्क किया गया था कंबोडियन ATC की तरफ से। उनका कहना ये था कि MH370 का रास्ता हमारी तरफ से शेड्यूल नहीं किया गया है, तो अब हमें उनके सिग्नल क्यों मिल रहे हैं। लंपुर ATC इस बात पर हैरान सा रह गया और उसने हो ची मिन्ह ATC से बात की और पूछा कि कंबोडियन सिग्नल क्यों जा रहे हैं। तो हो ची मिन्ह को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। हो ची मिन्ह को इस बारे में तब पता होता अगर फ़्लाइट ने उनसे सिग्नल बनाया होता। फ़्लाइट MH370 ने उनसे सिग्नल बनाया ही नहीं था, तो वो कैसे बता सकते थे कि फ़्लाइट कंबोडियन सिग्नल क्यों दे रही है।
अब देखते ही देखते सुबह होने वाली थी। अब सभी को लग रहा था कि इस फ्लाइट को अब बीजिंग में लैंड हो जाना चाहिए था, लेकिन ये फ्लाइट वहाँ पहुँची ही नहीं। अब दूसरे दिन की सुबह एक सर्च ऑपरेशन किया जाता है और इस फ्लाइट को ढूंढने की कोशिश की जाती है, जो कि ये फ्लाइट मलेशिया से बीजिंग जा रही थी। तो बीच में वियतनाम पड़ता है और साउथ चाइना सी आता है, तो साउथ चाइना सी के बीच में इस फ्लाइट को ढूंढने की कोशिश की जाती है। ये जो सर्च ऑपरेशन था वो एक इंटरनेशनल सर्च ऑपरेशन बन गया था। इसमें 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट 7 अलग अलग देशों से इस फ्लाइट को ढूंढने की कोशिश की जाती है। इस सर्च ऑपरेशन को करीब 4 दिनों तक किया जाता है, लेकिन प्लेन का कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। अब अगली सुबह करीब 4 दिन बाद 12 मार्च को इस फ्लाइट की एक और बात पता चलती है कि ये फ्लाइट सिविलियन रडार से तो गायब हो गई थी, लेकिन उस दिन मिलिट्री रडार ने इस फ्लाइट से 1 घंटे तक का सिग्नल बनाया था। सिविलियन रडार से गायब होने के बाद फ्लाइट ने चंद मिनटों के लिए राइट में जाना शुरू किया और फिर यू टर्न करके वापस मलेशिया की तरफ जाना शुरू कर दिया। पूरे 31 मिनट बाद फ्लाइट ने मलेशिया के शहर पेनांग को क्रॉस किया और फिर मलाक्का स्ट्रेट की तरफ टर्न कर गई। आखिरी बार जहां तक मिलिट्री रडार की रेंज थी, इस फ्लाइट को इंडियन ओशन के इस पॉइंट तक डिटेक्ट किया गया। अब उस वक्त रात के 2:22 हो रहे थे। फिर उसके बाद MH370 ना तो मिलिट्री रडार पर शो हुई, ना ही सिविलियन रडार पर। अभी तक जिस जगह पर प्लेन को ढूंढा जा रहा था, एक्चुअली में वहाँ कोई प्लेन था ही नहीं। इस घटना ने अब एक नया मोड़ ले लिया था। आखिर ये प्लेन कहाँ गया? इस प्लेन को जाना था सीधा, और इसने यू टर्न क्यों लिया, और ये इंडियन ओशन की ओर क्यों पहुंचा, और मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद ये प्लेन कहाँ गया? सवाल तो अनेक हैं, लेकिन जवाब कोई भी नहीं। अब एक और बड़ी चुनौती थी कि अब जो रेस्क्यू टीम गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के बीच में इस फ्लाइट को ढूंढ रही थी, वो अब इंडियन ओशन के इस भाग में ढूंढना शुरू कर गई। कई दिनों तक वहां ढूंढने पर भी इस प्लेन का कोई अता पता नहीं मिला। इस प्लेन की गुत्थियों कोई समझ ही नहीं पा रहा था। और कुछ दिन बाद इस कहानी ने एक और नया मोड़ ले लिया और सबको हैरान कर दिया। अगले कुछ दिन बाद पता चलता है कि ये प्लेन अपनी यात्रा के दौरान बार बार एक सैटेलाइट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल ये वो बोइंग 777 प्लेन था जिसमें सैटेलाइट से ऑटोमेटिक कम्युनिकेट करने की तकनीक थी। इस प्लेन ने हर 1 घंटे में इनमारसेट नाम की सैटेलाइट से कनेक्ट करने की कोशिश की। इस सैटेलाइट डेटा को डिकोड करने के बाद पता चला कि जब ये प्लेन मिलिट्री रडार से गायब हो गया था तो इसने एक और टर्न लिया और अगले 5 घंटों तक इसी दिशा में इंडियन ओशन के ऊपर गोल गोल उड़ता रहा। और इस प्लेन ने सुबह 8:19 पर सैटेलाइट से आखिरी बार संपर्क बनाने की कोशिश की और ये इस प्लेन से मिलने वाला एक आखिरी सिग्नल था। इसके बाद इस फ्लाइट ने ना ही किसी और सैटेलाइट से संपर्क किया और ना ही किसी और रडार पर शो हुई। यानी जिस वक्त रेस्क्यू टीम पहली बार इस फ्लाइट को ढूंढ रही थी, उस टाइम ये फ्लाइट इंडियन ओशन के ऊपर हवा में उड़ रही थी, लेकिन उसकी लोकेशन रेस्क्यू टीम से बहुत दूर थी। एक्सपर्ट और इन्वेस्टिगेशन टीम का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर के वेस्ट में इंडियन ओशन के ठीक इस कर्व पे आकर इस फ्लाइट का सैटेलाइट से कनेक्शन टूट गया। यानी कुआलालंपुर से टेक ऑफ करने के बाद इस कर्व स्पॉट तक पहुंचने में इस प्लेन को पूरे 8 घंटे तक का समय लगा। तो जहाज में टोटल फ्यूल भी सिर्फ इतना ही था कि वो 8 घंटे तक का ही ट्रैवल कर सकता था। तो इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि जहाज फ्यूल ख़त्म होने की वजह से इसी कर्व स्पॉट एरिया में आकर कहीं क्रैश हो गया होगा। इंडियन ओशन का ये कर्व्ड हिस्सा पूरे इंडिया से भी बड़ा है और यहाँ पर स्टार्ट किया गया एक डीप सी ऑपरेशन। MH370 को ढूंढना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक प्लेन और उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा तब तक ये पता नहीं लगाया जा सकता कि आखिर प्लेन MH370 के अंदर उस वक्त क्या कुछ चल रहा था। इस सर्च ऑपरेशन में आधुनिक तकनीकी से समुद्र के नीचे की मैपिंग की गई और जहाज को सालों तक ढूंढा जाता रहा। ये सर्च ऑपरेशन सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन था और लगातार 3 सालों तक जहाज को ढूंढा जाता रहा, जिसमें $160 मिलियन का खर्चा आया
लेकिन इस जहाज़ का कोई अता पता नहीं चला और 3 साल के बाद इस सर्च ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। हालांकि इस जहाज़ का कोई अता पता नहीं चला, लेकिन इस प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद मेडागास्कर के एक आयरलैंड पर इस जहाज़ का एक टुकड़ा मिला, जो समुद्र की लहरों के साथ इस आयरलैंड पर पहुंच गया था। ये जहाज़ का फ्लैपरॉन था। फ्लैपरॉन जहाज़ का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के समय काम आता है। जब इस फ्लैपरॉन पर सर्च की गई तो इस जहाज़ के एक और खौफनाक मंजर से पर्दा उठता है। एक्सपर्ट का मानना था कि जब ये जहाज़ समुद्र में क्रैश हुआ तो ये अपनी नोज़ के बल पानी से टकराया, जिससे ये माने जाने लगा कि फ़्लाइट MH370 को जानबूझकर क्रैश कराया गया था। आखिर इस फ्लाइट को क्यों क्रैश कराया गया था और इसके पीछे किसका हाथ था, इसकी छानबीन करने के लिए मलेशियन पुलिस ने तहकीकात की और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस फ्लाइट के कई और राज सामने आए, जिसने सबको अचंभित सा कर दिया। पहले तो ये माना जा रहा था कि प्लेन में किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी, जिससे प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो गया होगा, जिस वजह से जहाज़ के कैप्टन ने प्लेन को यू टर्न लेकर वापस मलेशिया में इमरजेंसी लैंड कराने की सोची होगी। लेकिन बात वही थी कि प्लेन मलेशिया में लैंड क्यों नहीं हुआ। इस सवाल के बदले ये माना जाने लगा कि शायद किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पायलट के कैबिन के प्रेशर में बदलाव हुआ होगा, जिससे ऑक्सीजन लेवल कम हुआ होगा और दोनों पायलट बेहोश हो गए होंगे और प्लेन ऑटो पायलट मोड पर हो गया होगा, जिस वजह से वो मलेशिया में लैंड नहीं कर पाया। लेकिन एक्सपर्ट का मानना था कि फ़्लाइट ने जब पेनांग को पार किया तो प्लेन ने एक शार्प टर्न लिया था। एक्सपर्ट की माने तो कोई भी जहाज़ ऑटो पायलट मोड पर इतना शार्प टर्न नहीं ले सकता। इसका मतलब ये था कि पायलट अपनी कैबिन में सही सलामत थे। उन्होंने जानबूझकर इस फ्लाइट को टर्न कराया था और प्लेन में कोई भी तकनीकी खराबी नहीं आई थी। तो शायद फ़्लाइट MH370 को किसी ने हाईजैक कर लिया होगा। इसके लिए मलेशियन पुलिस ने फ़्लाइट MH370 के सारे यात्रियों के बैकग्राउंड की तहकीकात की, जिससे पता चला कि उनमें से 2 यात्री ऐसे थे जो फेक पासवर्ड से इस फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे। जब मलेशियन पुलिस ने उन 2 यात्रियों के बैकग्राउंड को चेक किया तो उनका दूरों दूरों तक आतंकवाद संगठन से कोई लेना देना नहीं था। वो यात्री फेक पासवर्ड से यूरोप जाकर सेटल होना चाहते थे। अगर प्लेन हाईजैक हुआ होता तो आतंकवादी इस प्लेन को समुद्र में क्रैश कराने के बजाय किसी शहर में क्रैश कराते, जिससे ज़्यादा नुकसान हो सके। और ना ही मलेशियन सरकार के सामने उन्होंने कोई डिमांड रखी थी। इसीलिए प्लेन हाईजैक तो नहीं हुआ था। अब बात ये थी कि आखिर कैसे फ़्लाइट MH370 को क्रैश कराया गया। इस बात की गुत्थी सुलझाने के लिए मलेशियन पुलिस ने एक बार फिर से छानबीन की और उनका सीधा शक पायलट पर जा रहा था। तो उन्होंने दोनों पायलट की छानबीन की तो इस प्लेन के पायलट कैप्टन जहारी अहमद शाह के घर पर उन्हें एक प्लेन सिमुलेटर मिला। एक पायलट के घर पर प्लेन सिमुलेटर मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब उस प्लेन सिमुलेटर को चेक किया गया तो उसमें जो पार्ट ड्रा किया गया था वो इत्तेफाक से फ़्लाइट MH370 के रूट से मैच खा रहा था। तो इससे सीधा शक प्लेन के पायलट पर जाने लगा, जिससे प्लेन के पायलट कैप्टन जहरी अहमद शाह को सीधा कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया हो। अब सवाल ये था कि क्या वाकई में इस फ्लाइट को प्लेन के कैप्टन ने ही क्रैश कराया था? तो इस फ्लाइट की घटना को एक बार फिर से गौर से देखना होगा। दरअसल ऐसे हुआ होगा कि जब फ्लाइट MH370 ने रात 12:41 पर कुआलालंपुर से उड़ान भरी तो ठीक 49 मिनट बाद विमान का ट्रांसपॉन्डर ऑफ हो गया होगा। दरअसल ट्रांसपॉन्डर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे प्लेन की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। ATC उसी ट्रांसपॉन्डर के जरिए विमान और उसके रूट को ज़मीन से कंट्रोल कर सकती है। जिस किसी ने भी विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद किया वो जानता था कि ट्रांसपॉन्डर के बंद होते ही विमान रडार की नज़रों से गायब हो जाएगा, जिससे पायलट जहां चाहे प्लेन को लेकर जा सकता था। पायलट ने प्लेन को मलेशिया और थाईलैंड के बॉर्डर के बीच में से गुजारा, जिससे मलेशियन ATC को लगे कि प्लेन थाईलैंड ATC के रडार में है और थाईलैंड ATC को लगे मलेशियन ATC के रडार में है। पायलट नहीं चाहता था
कि इस प्लेन की लोकेशन कोई भी ट्रैक कर पाए। इसलिए पायलट छुपते छुपाते प्लेन को इंडियन ओशन के ऊपर ले गया और वहां जाकर प्लेन को क्रैश करा दिया। पायलट चाहता तो प्लेन को पानी में इमरजेंसी लैंडिंग करा सकता था और ये तभी संभव था जबकि प्लेन को वर्टिकली लैंड कराया गया होता, लेकिन प्लेन हॉरिजॉन्टली अपनी नोज के बल पानी में क्रैश कराया गया था। तो इससे सीधा शक प्लेन के पायलट कैप्टन ज़ाहिरी अहमद शाह पर जाता है। लेकिन ये तो महज एक थ्योरी है कि पायलट ने ही प्लेन को क्रैश कराया होगा। इस प्लेन के संबंधित एक थ्योरी और भी सामने आई कि शायद प्लेन में शॉर्ट सर्किट की वजह से कॉकपिट में आग लगी होगी, जिससे पायलट और सारे पैसेंजर ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश हो गए होंगे और अपनी कॉन्शियसनेस खो गए होंगे और प्लेन ऑटो पायलट मोड पर जाकर इंडियन ओशन में क्रैश हो गया होगा। ऐसी कई और थ्योरीज निकलकर सामने आई, लेकिन इस प्लेन की क्रैश होने की गुत्थी आज तक नहीं सुलझी है। इस प्लेन के साथ 239 लोग जो गायब हुए थे, उनका आज तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये एविएशन स्टोरी आपको कैसी लगी। ऐसी नई नई मिस्ट्री स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।